में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर में कोई कंसेप्ट में किसी किस्म का इशू हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। वन बाय वन की ऑर्डर्ड मैटर। देखिए, की ऑर्डर्ड मैटर के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारी एक नेक्स्ट चैप्टर में होगी, चैप्टर 21। तो डिस्कशन हमारी डिटेल्ड वहाँ पे होगी, वहाँ पे कवर करेंगे इसके बारे में जो आगे फर्दर कंसेप्ट्स हैं। अभी तक के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि की ऑर्डर्ड मैटर एक सेक्शन है जो कि रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, की ऑर्डर्ड मैटर एक सेक्शन, और ये भी कंडीशनल है। कंडीशनल से मुराद कभी आएगा रिपोर्ट में और कभी नहीं आएगा। किस सिचुएशन में आएगा? लिस्टेड कंपनी के केस में। एक ये बात हमने ज़हन में रखनी है, यानी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आएगा। और अगेन की ऑडिट मैटर की एग्जांपल्स क्या हैं? जिस तरह हमने एमसीएसओ मैटर की एग्जांपल सीखी, जिस तरह हमने अदर मैटर की एग्जांपल सीखी, जिस तरह हमने मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल सीखी, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल सीखी, उसी तरह जो बाकी की अदर मॉडिफिकेशंस हैं इनकी भी एग्जांपल है। तो की ऑडिट मैटर की एग्जांपल क्या है, ये अभी मैंने आपको नहीं सिखाया कंसेप्ट। हाँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाइए आपको, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। जब काउंटिंग पॉलिसीज चेंज होंगी उस वक्त की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाएगा रिपोर्ट में। शर्त यह है कि काउंटिंग पॉलिसी ठीक तरीके से चेंज की गई हो, क्योंकि अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज तो की लेकिन उसकी अकाउंटिंग या उसका जो डिस्क्लोजर है वो सही नहीं दिया गया, तो फिर हम की ऑडिट मैटर में इसको मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि ओपिनियन मॉडिफाई करके क्वालिफाई या एडवर्स, इसको बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर की एग्जांपल क्या हुई? चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? अब इसमें फर्दर क्या डिस्कशन करते हैं हम इस सेक्शन के अंदर, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। देखिए, एमसीएसओ मैटर में मैंने आपको बता दिया, 3 चीजें बतानी है। एमसीएसओ मैटर की एग्जांपल्स भी हमने सीख ली, और ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीजें आएंगी वो भी मैंने आपको बता दी कि नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस आता है, वो मैटर जिसको एम्फसाइज कर रहे हैं ब्रीफली उसको डिस्कस करते हैं, और एंड में लाइन लिखते हैं, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अदर मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल भी मैंने आपको सिखा दी, और मैं ये भी बता दिया कि अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है तो हमने बताना होता है कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, उसने ओपिनियन क्या दिया और डेट ऑफ ओपिनियन। ठीक है, लेकिन की ऑडिट मैटर में मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ इतना बताया कि की ऑडिट मैटर लिस्टेड कंपनी के केस की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। एग्जांपल्स क्या है? सिर्फ एक एग्जांपल बताई, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। और इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस होंगी, जैसे एमसीएसओ मैटर में 3 चीजें डिस्कस हो रही हैं, की ऑडिट मैटर में कौन सी 3 चीजें डिस्कस होंगी ये अभी नहीं बता रहा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अगर कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की लेकिन अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर सही तरीके से किया हुआ है तो फिर की ऑडिट मैटर में मेंशन करेंगे इसको। ठीक है, फिर तो ये बनता है ना मेंशन करें जी। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पे डिस्कशन करते, ये वॉल्यूम 1 में से कह रहे हैं, वॉल्यूम 1 में से क्वेश्चन नंबर 19। जी, कह रहे हैं आउटकम ऑफ एन अनसर्टेनिटी डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स not under the direct control of entity, but it may have a material effect on financial statements. Discuss the impact of an uncertainty on the auditor's report. वो कहता है कि बताइए, पहले तो वो सिंपल अनसर्टेनिटी को डिस्कस कर रहा है कि वो होती क्या है। ठीक है, फ्यूचर एक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। कहता है इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है ऑडिट रिपोर्ट में। अब देखें, इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 2 तरह की है। वैसे तो आप कोई भी एक मेंशन कर दें तो मेरे ख्याल में सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप 2 तरह की एक है अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अगर अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न हो,
इसे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अलहदा से एक सेक्शन इंक्लूड करते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, उसमें लिखते हैं। और अगर गोइंग कंसर्न के अलावा कोई और अनसर्टेनिटी हो, तो इसकी क्या एग्जांपल है, और कौन सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, जैसे लिटिगेशन, शाबाश, लिटिगेशन। अगर कोई एक्सेप्शन लिटिगेशन है तो फिर उसका रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है, उससे हम फिर एमसीक्यू ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। ये दो अनसर्टेनिटी हैं, ठीक है, ये दो अनसर्टेनिटी। जी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये भाई ने पूछा था, मेरे भाई क्लियर जी। और की क्वेश्चन जी। कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये लाइन हमारे किस कंसेप्ट में डिस्कस होती है, किस कंसेप्ट में लाइन, और कोई नहीं बताएगा जी। मेरे भाई आप बताइए। इन्होंने एक स्टेटमेंट पूछी कि सर कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये वाली लाइन हमारे चैप्टर में किस कंसेप्ट में डिस्कस होती है जी? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में? हरगिज नहीं। आइट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं डिस्कस होते। हिंट दे देता हूं आपको, एमसीक्यू ऑफ मैटर में डिस्कस होती हैं या अदर मैटर में? अदर मैटर में। मेरे भाई क्यों नहीं पढ़ के आए यार, छुट्टी थी, आपको तो सारा रिवाइज कर लेना चाहिए था। अदर मैटर में कह रहे कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अदर मैटर पैराग्राफ में किसी ऐसी चीज को डिस्कस नहीं कर देना जो कि लॉ ने मना किया हो, जैसे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आप अदर मैटर में डिस्कस कर देंगे तो ये तो फिर लॉ की वायलेशन हो जाएगी ना, ठीक। और कोई क्वेश्चन जी? मेरे हाँ जी बिल्कुल। एक कंसेप्ट ये है हमारा, बल्कि ये कंसेप्ट भी है और हमारी अक्सर केस स्टडीज में हम इसको इस कंसेप्ट की बेस पे एक लाइन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इस कंसेप्ट की वजह से हम लाइन क्या इंक्लूड करते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होने जा रही है ऑडिट के दौरान में, देखिए रिपोर्ट देनी है, फॉर एग्जांपल हमने 23 अगस्त को, हमें 15 जुलाई को लगा कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, स्टैंडर्ड ये कहते हैं हमें कि आपने 15 जुलाई को ही या एज सून एज पॉसिबल डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर देना है कि सर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, चाहे मॉडिफिकेशन किसी भी वजह से हो, मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से हो या अदर रीजंस की वजह से हो। ये तो आपको पता है ना, मॉडिफिकेशन दोनों दो टाइप्स की हो सकती है रिपोर्ट में, मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से भी, अदर रीजंस की वजह से। वो कहता है किसी भी वजह से अगर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है तो ऑडिटर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दे। वो इसकी दो रीजन बताते हैं कि क्यों जल्दी कम्युनिकेट करने को हम कह रहे हैं। पहली रीजन वो ये बताते हैं कि अगर उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए डायरेक्टर्स ने कुछ हाथ पैर मारने हैं, कुछ एफर्ट्स जो है वो करनी है, तो वो टाइमली बेसिस पे कर सके। और दूसरी रीजन ये कहते हैं कि अगर फर्ज कीजिए वो कोई एफर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम पहले से बताया होगा, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, हम उनसे एग्रीमेंट ले लेंगे पहले से उनका कि भाई रिपोर्ट में ये मॉडिफिकेशन आ रही है, आखिरी दिन हमसे लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है। इन दो रीजंस की वजह से याद रखें, हमें पहले से बता देना चाहिए। अब देखिए ये वाली रिक्वायरमेंट जो है हमारे प्रोफेशन में डिफरेंट है लीगल प्रोफेशन की निस्बत। लॉयर को अगर पता चले कि भाई जिस बंदे का मैं केस लड़ रहा हूं ये फांसी चढ़ जाएगा, क्या वो उसे बताएगा? उसे कभी भी बता, वो जिस दिन फांसी लगनी होती है उस दिन भी कह रहा होता है बस अभी अब बरी होने लगे, हाँ ठीक है। तो लेकिन हमारा प्रोफेशन कहता है आपने क्लाइंट के साथ इंटेग्रिटी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। इसीलिए कहता है जैसे ही पता चले रिपोर्ट मॉडिफाई होने लगी है हमें एज सून एज पॉसिबल बता देना चाहिए। भाई सही रिक्वायरमेंट है ना। अच्छा बताइए, अगर अभी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमें किसी वजह से पहले से ही पता चल गया कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है किसी वजह से, फर्ज कीजिए, तो क्या हमें एक्सेप्टेंस से पहले ही बता देना चाहिए?
स्टैंडर्ड कहते हैं एक्सेप्टेंस से पहले ही बता दें। एक्सेप्टेंस से कि रिवॉर्ड मॉडिफाई हो सकती है। कहते हैं आप इस चक्कर में ना रहे कि क्लाइंट हमारा भाग जाएगा हमारे हाथ से। कहते हैं नहीं नहीं, आपने रूल्स के मुताबिक फॉलो करना है। क्लाइंट को देखे सही ओपिनियन देना चाहिए। ये थोड़ी है केस की फीस पकड़ के उसे कहेंगे भाई तुम्हें तो फांसी लग जाएगी, कहेगा भाई यही बात थी तो पहले मुझे बता देते, मैं किसी और अच्छे से वकील को कर लेता। तो अगर हमारे क्लाइंट को हम उसे बताते हैं कि मॉडिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए ताकि अगर वो कोई और सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है किसी से ले ले, ठीक। तो एज सून एज पॉसिबल। और अगर एक्सेप्टेंस से पहले हमें पता हो कि रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है तो क्लाइंट को बताने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक तो जुबानी कलाम में बता सकते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी एंगेजमेंट लेटर में ये लिख दें कि सर हमारा एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट जो है मॉडिफाइड, ठीक है। भाई ये रिक्वायरमेंट अच्छी है कि नहीं है? क्लाइंट के लिए तो बहुत अच्छी है, आपके लिए लग रहा होगा शायद ऑडिटर के लिए अच्छी नहीं है, हालांकि अल्टीमेटली ऑडिटर के लिए भी अच्छी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि क्यों रिक्वायरमेंट ये ऑडिटर के लिए भी अच्छी है। तो हम एज सून एज पॉसिबल बता देते हैं। हमारा जो चैप्टर 4 का लास्ट कंसेप्ट है वो यही है। अच्छा, अब इसकी बेस पे हमने वो केस स्टडीज में लिखने के लिए लाइन क्या डिराइव की इस कंसेप्ट से। देखिए, अगर तो उसने केस में ये कहा हमसे रिक्वायरमेंट में, आपको पता है रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अहम होती है केस स्टडी में। रिक्वायरमेंट में कहा कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, तो हम सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे और कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड है, डिस्क्लेमर है, एम्फेसिस मैटर है, अदर मैटर है, गोइंग कंसर्न का इशू है, एडिशनल ओपिनियन जो है उनमें से कोई मॉडिफाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसे वो बताएंगे अगर उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा। सम टाइम क्वेश्चन में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट के साथ कोई और रिक्वायरमेंट भी ऐड कर देता है, कहता है इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताओ। हमने फिर उसे यह भी बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, रिपोर्ट पे भी इम्पैक्ट बताना है। सम टाइम कहता है बताओ आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इस सिचुएशन में, तो हमने उसे प्रोसीजर भी बताने होते हैं। आपको याद है वो हमने पढ़े हुए हैं, प्रोसीजर इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन। तो उसे फिर हमने उस कंसेप्ट के ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। उस कंसेप्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर कभी हमें मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मिले तो हम क्या करते हैं, फाइनल ओपिनियन देने से पहले एक दफा डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए याद रखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या हुई कि जब कभी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही होगी हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना। क्लियर होगी ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे इलीगल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व है, इस वजह से अगर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है तो इस केस में तो ये है कि ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को नहीं बताता कि आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो अब इस केस में वो क्या करेगा? देखिए, अगर कभी कोई इलीगल एक्टिविटी में क्लाइंट इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये जहन में रखिए कि इलीगल एक्टिविटी के ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है, हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको ये बता रहा हूँ, अगर हमें पता चले कि कोई क्लाइंट में कोई एम्प्लॉय या मैनेजमेंट का बंदा इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, हम डायरेक्टर्स को बताएंगे, अगर डायरेक्टर्स उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेते हैं अच्छी बात है। अगर हमें लगे कि ये इलीगल जो है ये एक्टिविटी हो रही है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इशू, और हमें पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि इस तरह की एक्टिविटीज में अगर कोई इशू है आपको सामने आती हैं तो आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला देनी है। तो अब देखें यहाँ पे दो इशू हो गए, एक हमारा रिस्क बढ़ गया कि मैनेजमेंट हायर लेवल के लोग इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और दूसरा हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला देनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ ज़हन में रखिए, इस तरह की सिचुएशन में फिर हम रिपोर्ट नहीं देते। रिपोर्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि रिपोर्ट देंगे तो उसूल के मुताबिक हमें बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में बताना पड़ेगा। हालांकि लॉ ने इस तरह के मैटर्स को कहता है कि आप मैनेजमेंट को ना बताएं, पहले हमें बताएं ताकि हम सारे सबूत इकट्ठे कर लें। तो हम क्या करते हैं, रिस्क इंक्रीज
होने की वजह से हम एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं। रिस्क, क्योंकि हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, छोटे मोटे इन्वॉल्वमेंट होते हैं एम्प्लॉइज की, तो फिर वो उस पे प्रोसीजर बढ़ा के हम उसको सेटल कर सकते थे। हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, विड्रॉ कर लेंगे, प्लस विड्रॉ करेंगे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनको भी कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में फिर ओपिनियन नहीं दिया जाता। जी, और कोई क्वेश्चन? विड्रॉ उस वक्त करते हैं हम जब पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल हो। पॉसिबल कब नहीं होता? उस वक्त जब लॉ मना कर दे कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है तो लाजमी रिपोर्ट देनी है। ठीक है, पाकिस्तान में जैसे लॉ ने इजाजत दी हुई है ऑडिटर को कि अगर आप ड्यूरिंग ऑडिट विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे मुल्क के कानून में कहा गया हो कि भाई ऑडिटर अगर एक दफा तुम अपॉइंट हो गए तो रिपोर्ट लाजमी देनी है। उस सूरत में उस मुल्क में विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। या दूसरी एग्जांपल सुने, हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी बंदे को अपॉइंट किया हो ऑडिटर कि आप आइए और पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट कीजिए, और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये लिख दिया हो कि आपने रिपोर्ट लाजमी देनी है। अपॉइंट हम आपको करें, रिपोर्ट लाजमी देनी है। अब यहां पे अगर उस कंपनी की मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो बताइए क्या हमें विड्रॉ करना चाहिए या कि रिपोर्ट देनी चाहिए डिस्क्लेमर के साथ? रिपोर्ट देनी चाहिए डिस्क्लेमर के, क्योंकि गवर्नमेंट ने एंगेजमेंट लेटर में कह दिया था हमें क्या विड्रॉ नहीं करेंगे, रिपोर्ट लाजमी देंगे। तो इसको कहते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल का मतलब होता है कि क्या हमारे पास ऑप्शन है विड्रॉ करने की लीगली हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, नॉट प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं विड्रॉ करना। प्रैक्टिकेबल का ताल्लुक स्टेज ऑफ कंप्लीशन से होता है और पॉसिबल का ताल्लुक जो है लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट से होता है। क्लियर होगी बात? और कोई क्वेश्चन? When auditor reports on more than one set of financial statements, देखिए sometime किसी वजह से हो सकता है पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसे पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़े, और उसे हो सकता है होल्डिंग कंपनी को जो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में है उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़े। अब दोनों के रूल्स फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा। पाकिस्तान में फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा और जो होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी है उनमें फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा। इसीलिए दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाएगी। याद रखें, कंपनी एक ही है और साल भी एक ही है, ऑडिटर भी एक ही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बन रही हैं, एक लोकल फ्रेमवर्क के मुताबिक, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक। तो इस सूरत में यूजर्स को कंफ्यूजन से बचाने के लिए कि कहीं ये ना हो कि किसी एक यूजर के हाथ में दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, वो कंफ्यूज हो जाए। ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करता है, उसमें मेंशन कर देता है कि इस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, लेकिन वो उसका पर्पस दूसरा है और उस पर भी हमने रिपोर्ट दी। ठीक है, ताकि यूजर कंफ्यूजन से बच जाए। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी, और की क्वेश्चन? जी, गुड। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, उन्होंने कहा कि सर अगर एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए हम जाते हैं, बल्कि इसको मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन तकरीबन इन्हीं सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसने कहा आप एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पता चला एक नया डायरेक्टर आया। ठीक है, आपने कहा सर आप तो इस साल नहीं, पिछले साल हमने ऑडिट किया था, पिछले साल तो आप नहीं थे, इस साल आए हैं, तो आपने जो पिछली कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर थे उस कंपनी को क्यों छोड़ा? और वो डायरेक्टर क्या जवाब दे रहा है? वो कह रहा है मैंने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाला। हमने कहा अच्छा वो क्यों निकाला? क्या बताऊं, 3-4 दफा तो मैं उधर चोरी कर रहा था तो नहीं पकड़ा गया, 5वीं दफा पकड़ा गया, उन्होंने कहा चलो भाई निकल जाओ यहां से। अब अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड ये बता रहा है कि वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बताइए इस ऑडिट पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हमारा रिस्क बढ़ जाएगा।
क्या ये कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? अभी तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से हमारी रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके पास ट्रैक की वजह से हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा कि वो उधर फ्रॉड करता रहे तो इधर भी आके फ्रॉड करेगा। प्रोसीजर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। हाँ, अगर प्रोसीजर इंक्रीज करने के बाद अगर कोई चोरी हुई, साबित हो गया कोई चोरी हुई है, इन्वेंट्री चोरी हुई है, ठीक है, फ्रॉड हो गया, और अब इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट में ओरिजिनल वैल्यू पे है, हालांकि आधी इन्वेंट्री चोरी हो चुकी है, वो फिर मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो फिर मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ रिस्क इंक्रीज होगा, हमने प्रोसीजर बढ़ाना है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ। आपको असाइनमेंट दी गई थी, असाइनमेंट में था क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आपने जो रिटर्न फॉर्म में असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है वो भी आपके सामने होनी चाहिए। भाई रिटर्न फॉर्म में किधर है? असाइनमेंट अपने सामने रखें ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आपने क्या अटेम्प्ट किया है और सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या कहता है। जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने किसी भी केस स्टडी में, सबसे अहम चीज रिक्वायरमेंट है। कह रहा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। कहता है हर मैटर का इफेक्ट बताइए ऑडिट रिपोर्ट पे। अच्छा नोट कीजिए क्लाइंट एक ही है प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि सारी की सारी सिचुएशन को इकट्ठा करके एक ही दफा इंपैक्ट ऑन ओपिनियन बता दो? नहीं, मुझे केस स्टडी का असूल है हर सिचुएशन को अलग अलग आंसर करना है। तो सबसे पहले सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, पहले वाला केस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड में कोई प्रॉब्लम, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रेलिवेंट इंटरनेशनल काउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा क्या ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी वाला केस है? नहीं, कंसिस्टेंसी IFRS के साथ नहीं है। अगर वो कहता है ना पिछले साल के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर हम कहते हैं चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। ये कह रहा है IFRS के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, IFRS के मुताबिक नहीं है, तो ये मतलब मिस स्टेटमेंट है। कह रहे हैड इट बीन इन अकॉर्डेंस विद द IAS द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹79.2। अगर ये IAS के मुताबिक होती तो प्रॉफिट 79.2 मिलियन होता। अब बताइए कौन सा केस है, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या अदर मॉडिफिकेशन है? मिस स्टेटमेंट है। अच्छा मिस स्टेटमेंट है तो अमाउंट कितनी है? क्या 79.2 मिलियन ये अमाउंट है? नहीं, ये अमाउंट नहीं है। अमाउंट क्या होगी? हाँ 5.2। कहता है अभी 74 प्रॉफिट है, अगर करेक्शन कर लेते तो 79.2 होता। इसका मतलब है नेट इंपैक्ट कितनी अमाउंट का आ रहा है? ये मिस स्टेटमेंट है। इसको हमने कंपेयर करना है मटीरियलिटी लेवल के साथ। तो ये मटीरियल है, इममटीरियल या परवेसिव? मटीरियल, शाबाश। तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्लियर हो गया मेरे भाई। थर्ड में कोई प्रॉब्लम? थर्ड जी थर्ड वाली सिचुएशन में कह रहा हूं, आप शायद 4 की तरफ रेफर कर रहे हैं। थर्ड वाली सिचुएशन में क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विद ए मेजर कस्टमर इज अबाउट टू एक्सपायर आफ्टर 3 years. Certain internal documents show that company might have to face a very difficult situation thereafter. अब बताइए 3 साल के बाद कंपनी को बहुत मुश्किल सिचुएशन जो है फेस करना पड़ेगी। भाई गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और हमने 12 मंथ्स तक देखना है, हमने ताक़यामत थोड़ी देखना है। हमने तो 12 मंथ्स तक का पीरियड स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है, हमने उसी के अंदर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन सेम होता यहाँ पे 3 years की बजाय 3 months लिख देता, फिर हम कहते हैं गोइंग कंसर्न इशू, तो अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अगले सालों में जाके शायद आ जाए, जब 2 साल गुजर जाए उस वक्त शायद कोई इशू आ जाए। फिलहाल कुछ डिस्क्लोजर नहीं देना, कोई इशू है ही नहीं।
जी थर्ड क्लियर है। फोर्थ में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फोर्थ में ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला क्वालिफिकेशन का, तो ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है कि जी आपने वो उनकी क्वालिफिकेशन जो है उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, किसी की शनाख्ती कार्ड की कॉपी क्यों नहीं रखी। अगर वो हमसे ये कहता कि कुछ एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया है और उनको जो उनकी सैलरी शीट की कैलकुलेशन, उनका टाइम रिकॉर्ड, टाइम शीट्स ये अवेलेबल नहीं है, इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जरूरी है एम्प्लॉइज की सैलरी शीट मौजूद हो, टाइम रिकॉर्ड मौजूद हो कि किस एम्प्लॉय के किस दिन में अटेंडेंस थी, किस दिन एब्सेंट था। ये चीजें अगर नहीं मौजूद होती ये स्कोप लिमिटेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसका हमारे ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कहता है क्वालिफिकेशन नहीं, तो ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। जी क्लियर हो गया ये? चलिए, अगर क्लियर हो गया तो मुझे ये बताइए 15 के पार्ट 2 में क्या की ऑडिट मैटर आ सकता है? ये क्या की ऑडिट मैटर आ सकता है 15 का पार्ट 2? रेवेन्यू नहीं आ सकता। दो रीजन है। पहली रीजन इसलिए कि ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं। उसने ये नहीं कहा मैंने पिछले साल की निस्बत इस साल काउंटिंग पॉलिसी, वो कह रहा है आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है। दूसरा, अगर ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी होती भी फिर भी की ऑडिट मैटर ना आता। क्यों ना आता? क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है, इसने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस होना है। अगर ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी होती भी तो चूंकि एप्रोप्रिएट नहीं है, मिस स्टेटमेंट, इसने मॉडिफाइड ओपिनियन में आना है। और हमारा असूल है जो चीज किसी रिपोर्ट में एक जगह पे आ जाए उसे किसी दूसरी जगह मेंशन नहीं करते। अगर कोई चीज रिपोर्ट में किसी एक जगह पे आ जाए उसे दूसरी जगह मेंशन, याद है, नो मिस क्लासिफिकेशन, नो डुप्लीकेशन। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी इस चीज की, क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब डिस्ट्रॉय हो जाए, अवेलेबल ना हो, उसकी वजह से हम स्कोप लिमिटेशन भी है और अदर मॉडिफिकेशन भी है। चलिए जी, देखें इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। आप अगर डायरेक्टर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 के बाद 17 पे आइए। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा कि क्या उसने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है या इसके साथ कोई और चीज भी पूछ लिया। तो रिक्वायरमेंट में डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है और कोई चीज नहीं पूछा, अच्छी बात है। 17 पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा कि सर ये जो 20% है, 20% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, ये तो सिर्फ मटेरियल है, 50% से ज्यादा तो नहीं है ना। तो आपने सॉल्यूशन में मटेरियल परवेसिव दोनों क्यों लिखे हैं? बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए सिर्फ मटेरियल डिस्कस होना चाहिए कि मटेरियल और स्कोप लिमिटेशन दोनों? क्यों? 20% कह तो रहा है भाई, 20% ऑफ रेवेन्यू कह रहा है, 20% ऑफ प्रॉफिट नहीं कह रहा। अगर 20% ऑफ प्रॉफिट कह रहा होता तो फिर तो कंफर्म था कि सिर्फ मटेरियल इफेक्ट है। 20% ऑफ रेवेन्यू जो है ये हो सकता है प्रॉफिट का 12% हो, 20 हो, 30% हो सकता है प्रॉफिट का 80% हो। इसलिए हम कंक्लूड नहीं कर सकते। इसे मटेरियल भी डिस्कस करेंगे और परवेसिव भी डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, अब यहां पे मुझे बताइए, कह रहा है कि कैश सेल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस भी नहीं मिल सका। बताइए, स्कोप लिमिटेशन है और एडिशनल ओपिनियन भी एडेड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्कोप लिमिटेशन तो ना हो लेकिन सिर्फ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओपिनियन मॉडिफाई हो? कैसा हो सकता है? एग्जांपल सुने, पास्ट पेपर में से एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। उसने कहा क्लाइंट ने कैश बुक मेंटेन नहीं की, लेकिन आपको जितनी भी पेमेंट्स थी उसने बैंक स्टेटमेंट मंगवा के वहां से ट्रेस करवा दी। कैश, देखिए आपको पता है कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है, जो क्लाइंट की ट्रांजैक्शन है, कैश बैंक की ट्रांजैक्शन, ये एक तो क्लाइंट खुद भी मेंटेन कर रहा होता है, बैंक्स
उसने अपना तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ था, बैंक स्टेटमेंट से निकलवा के आपकी तसल्ली करवा दी। बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? नहीं, क्योंकि एविडेंस मिल गया। क्या अदर मॉडिफिकेशन आएंगे? बिल्कुल, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं ना किए, ठीक है। तो इसीलिए पॉसिबल है कि स्कोप लिमिटेशन नहीं भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर की वजह से, लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होता है। लेकिन नॉर्मली हमें पता है कि जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन भी है और अदर ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ओपिनियन भी मॉडिफाई हो रहा है। चलिए, ए क्लियर हो गया। 17 का बी, कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, सारे डिस्क्लोजर्स वगैरह मौजूद हैं, बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? क्योंकि सारे डिस्क्लोजर ठीक कर दिए, काउंटिंग स्टेटमेंट ठीक कर दिया, मिस स्टेटमेंट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, क्या की ऑडिट मैटर में आएगा? मेरे भाई लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन हुई थी, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होता है, ये काउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, एस्टीमेट का चेंज है, की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। हाँ, एमसीएस का मैटर आएगा क्या? नहीं जी मेरे भाई, इनको हिलाइए। एमसीएस का मैटर आएगा इस सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन में सर? कौन सी सिचुएशन? जी एमसीएस मैटर आएगा? नहीं आएगा एमसीएस मैटर। क्यों नहीं आएगा? एमसीएस मैटर की लिस्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर एस्टीमेट चेंज हो तो एमसीएस मैटर देना। हमने तो एग्जांपल्स के मुताबिक चलना है ना। एग्जांपल्स में अगर है सिचुएशन तो एमसीएस मैटर इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अदर मैटर भी एग्जांपल में है वो सिचुएशन, तो सिचुएशन अदर मैटर इंक्लूड करेंगे। अपनी मर्जी से हर सिचुएशन में एमसीएस मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर फिट नहीं करना हमने। लिस्ट में है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। सी, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म ऑफ ऑडिटर। एक स्टूडेंट ने लिखा ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, और फेल हो गया। तो बड़ा हैरान कि पेपर तो मेरा ठीक है, पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं फेल कैसे हो गया? तो एग्जामिनर कमेंट्स में आई कि आपने कहा कि अगर हम 2-3 नंबर के साथ ये पूछें कि बताइए इस सिचुएशन में क्या आएगा, आप सिर्फ इतना लिख दे एमसीएस ऑफ मैटर इंक्लूड करेंगे, अदर मैटर इंक्लूड करेंगे, तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि एमसीएस ऑफ मैटर में या अदर मैटर में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। अगर किसी जगह स्पेशल है ना कि ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीएस मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, तो फिर आगे वो 3 चीजें भी बतानी होती है। सारे का सारा रिप्रोड्यूस करने की, पैराग्राफ रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेफर कर दे 3 चीजें कौन सी आएंगी एमसीएस मैटर पैराग्राफ में। रेफरेंस टू नोट्स टू द अकाउंट्स, फिर उसका मैटर जिसको एम्फसाइज किया जा रहा है, और स्टेटमेंट दैट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ये 3 चीजें एमसीएस मैटर में हमने लिखनी है, फिर पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। इसी तरह पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, अब बताइए एक स्टूडेंट ने इतना लिखा कि ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा स्टूडेंट उसने लिखा ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट इन विच ही शैल स्टेट दैट प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर एंड डेट ऑफ ओपिनियन एंड टाइप ऑफ ओपिनियन। अब बताइए किसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे? सेकंड वाले को। तो हमने भी उसे सिर्फ इशारा नहीं कर देना कि अक्लमंद हो तुम, इशारा काफी है तुम्हारे लिए। नहीं, एग्जामिनर कभी अक्लमंद नहीं होता, उसे इशारा नहीं करना, उसे पूरी बात बतानी है। तो आइंदा जब कभी एमसीएस ऑफ मैटर, अदर मैटर की बात आएगी, या फॉर एग्जांपल अभी हमने सीखा तो नहीं हुआ, लेकिन की ऑडिट मैटर या गोइंग की बात आएगी और मार्क्स थोड़े ज्यादा हैं, तो बताइए क्या सिर्फ इतना इशारा कर देंगे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा, या की ऑडिट इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड कर दें? भाई समझ आती है बात? क्वेश्चन 17 क्लियर है? 18 पे आ जाए। 18 था हमारी असाइनमेंट में? बिल्कुल था। 18 पहले मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा ये देखने के लिए कि उसने सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है या कुछ और भी पूछ लिया। तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है। ए सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है?
चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है एनएल प्रोवाइड 6 month वारंटी टू इट्स कस्टमर एंड हैज हायर्ड एन एक्सपर्ट टू compute the warranty provision. The management is not willing to provide detailed representation for warranty provision because the provision is in accordance with the expert's advice. मैनेजमेंट से हमने कहा रिप्रेजेंटेशन दो, मैनेजमेंट ने कहा भैया बात सुने, ये जो वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करना है ना, ये मुश्किल काम है। जिस तरह पेंशन लायबिलिटी, ग्रेचुटी कैलकुलेट करना मुश्किल काम है, वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करना भी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। हमने इसके लिए एक एक्सपर्ट बंदे को बुलाया, उसने हमें प्रोविजन कैलकुलेट करके दिया है। तो आपने जो भी रिप्रेजेंटेशन लेनी है ना, वो उस बंदे से ले, हमसे क्यों ले रहे हैं? हमें क्या पता कि वारंटी की प्रोविजन ठीक है कि नहीं? जिसने कैलकुलेशन किया उसको पता होगा, हम आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। तो हम कहेंगे भाई बात सुनो, अगर इंगेजमेंट पार्टनर किसी और टीम मेंबर जूनियर से कोई काम करवाता है, कल कला को वो काम गलत साबित होता है, बाहर के लोग केस करते हैं, तो पार्टनर क्या कहेगा? ये जूनियर है, इसको फांसी पे लटकाओ। नहीं 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 नहीं, उस जूनियर ने काम किसके बिहाफ पे किया? पार्टनर पे। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ऑडिट करना, पार्टनर की। फीस भी तो उसी को मिलेगी ना। उसी तरह मैनेजमेंट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की किसकी है? मैनेजमेंट की है। अगर मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती भी है, तो याद रखिए उसके काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? मैनेजमेंट पे। ठीक है, मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सपर्ट जो भी कैलकुलेशन करता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे है, तो रिप्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट को ही प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट मैनेजमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। अब अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो स्कोप लिमिटेशन, ये सिंपल। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या समझने की जरूरत है कि अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट से काम करवाती है किसी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ही की रहेगी कि एक्सपर्ट की बन जाएगी? मैनेजमेंट ही की रहेगी। इसी तरह आगे चल के एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगर ऑडिटर भी किसी एक्सपर्ट से काम करवाता है, ऑडिटर भी किसी एक्सपर्ट से काम करवाता है, तो बताइए उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट की बन जाएगी कि ऑडिटर ही की रहेगी? ऑडिटर ही की रहेगी, क्योंकि एक्सपर्ट ऑडिटर के बिहाफ पे उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। तो चूंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ही की है, इसीलिए मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो स्कोप लिमिट, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और कोई नहीं बोलेगा। परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। शाबाश भाई, 18A क्लियर हो गया? वो भाई पूछा था आपने। बी में कोई प्रॉब्लम? ये तो आपको वो पता नहीं, मेरा दूसरे तीसरे लेक्चर से समझाता आ रहा, और आपको ना पहले कभी समझ आया ना आज समझ आया होगा अभी तक। दोबारा नहीं, एक होता है दोबारा, एक होता है 12, ऐसे ही होता है ना। तीसरी दफा पता नहीं, 7वीं 12 दफा सुन ले, 6ठी दफा। मुझे ये बताइए, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, आपने इसे ट्रू और फॉल्स करना है। सुन तो ले भैया, अगर प्रोबेबल हो कोई अमाउंट, प्रोबेबल हो तो हमने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। कोई भी केस, कोई भी कंटिजेंसी, प्रोबेबल हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, पॉसिबल हो तो डिस्क्लोज करना है। हाँ, ये पॉइंट, शाबाश। एसेट और लायबिलिटी का फर्क है मेरे भाई। एसेट और इनकम का केस है तो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोजर देना है, और अगर पॉसिबल है यदि नॉट प्रोबेबल तो फिर कुछ नहीं करना। एक्सपेंसेस या लायबिलिटी का केस है, रूल फर्क है। एक्सपेंसेस या लायबिलिटी के केस में क्या करना है? प्रोबेबल है रिकॉर्ड करो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, पॉसिबल है यानी नॉट प्रोबेबल डिस्क्लोज करो। ये है एक्सपेंसेस लायबिलिटी का केस। और इनकम और एसेट का केस क्या है कि प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो, और नॉट प्रोबेबल या पॉसिबल है तो कुछ नहीं करना। हाँ, अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए फिर रिकॉर्ड करते हो। तो ये फर्क किस वजह से है? एक्सपेंस और इनकम दोनों में प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। तो यहां में मुझे बताइए
ये कौन सा केस है, एसेट वाला केस है, एसेट इनकम वाला केस है, एक्सपेंस लायबिलिटी वाला, एसेट इनकम वाला केस है। अब बताइए प्रोबेबल है कि नॉट प्रोबेबल? तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना। उसने डिस्क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, मिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास पेपर का 18 के बाद 20। अब देखें ये जो क्वेश्चन 16 हमने डिस्कस, ये सॉरी 17 डिस्कस किया है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, और आई कैप के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 152। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने नदीम लिमिटेड वाला, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। और अब जो हम 20 डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन नंबर 167। तो मुझे बताइए, हमें सिर्फ नोट्स ही पढ़ने चाहिए, आई कैप का सिर्फ स्टडी टेस्ट कवर करना है, या आई कैप का क्वेश्चन बैंक भी कवर करना है? क्वेश्चन बैंक भी कवर करना है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में जो तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो तो साथ साथ वॉल्यूम 1 में कवर हो जाते हैं, लेकिन जो केस स्टडीज हैं उनके लिए वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो बताइए एक स्टूडेंट जिसने स्टडी टेक्स्ट सारा पढ़ लिया, नोट सारे याद कर लिए, क्या वो पास हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकेगा, जब तक क्या ना करे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ना करे। किसकी? आई कैप के केस स्टडीज के, पास्ट पेपर्स के। तो ये हमारा याद रखे, हमारे एविडेंस का लाजमी हिस्सा है, हमारे स्टडी का लाजमी हिस्सा है आई कैप का क्वेश्चन बैंक और पास्ट पेपर के कुछ दूसरे क्वेश्चन। तो ये ना समझे आज तो कोई नई चीज सीख ही नहीं रहे हम। जब कभी किसी क्वेश्चन में कोई नई चीज आती है, नया कंसेप्ट आता है, तो मैं साथ साथ आपके साथ उसको डिस्कस कर देता हूं जी। क्वेश्चन 20 पार्ट ए। अच्छा, पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूं कि क्या उसने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा या कुछ और भी पूछा है। कह रहा है डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर इफ एनी विच यू वुड अंडरटेक इन द अबव सिचुएशन। नोट कीजिए, रिक्वायरमेंट में एक चीज नहीं पूछी, दो चीजें पूछी। इसका मतलब है हर सिचुएशन में, ए में, बी में, सी में, मुझे दो चीजें बतानी है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करना है और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये उसने सही ड्राफ्ट नहीं की। टेक्निकली स्पीकिंग, मेरे ओपिनियन, मेरे ख्याल में ये रिक्वायरमेंट की ड्राफ्टिंग गलत है। उसे प्रोसीजर पहले पूछना चाहिए थे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बाद में पूछना चाहिए था। तरतीब यही होती है, तो प्रोसीजर पहले परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट बाद, रिपोर्ट देने के बाद कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसे ड्राफ्टिंग भी ध्यान से करनी चाहिए थी। बहरहाल इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ हमें लगी, दो चीजें पूछ रहे और दोनों चीजें बताएंगे, लेकिन हम तरतीब अब नहीं रखेंगे, चीजें उसे सारी बताएंगे जो उसने कहा है, लेकिन तरतीब, प्रोसीजर पहले बताएंगे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। भाई हमने पढ़ा ना, किस जगह ये पढ़ा है कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद ऑडिटर कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, रिपोर्ट साइन होने के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। ये किस कंसर्न में पढ़ा है हमने? असेंबली पीरियड, डॉक्यूमेंटेशन वाले में, आखिरी कंसेप्ट में। ठीक है, कि रिपोर्ट साइन होने के बाद ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। तो यहां पे कह रहे हैं इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, उसको वापस, तो हम तरतीब थोड़ी चेंज कर लेते हैं। बहरहाल चलते हैं अब सिचुएशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इम्पैक्ट ऑफ चेंज, अच्छा चलें डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ सोनी लिमिटेड हैज चेंज इट्स रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, हैज चेंज इट्स रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी। चेंज को भी अंडरलाइन करने की जरूरत है और पॉलिसी का लफ्ज भी अंडरलाइन करने की जरूरत है। एज ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर यू आर सेटिस्फाइड विद द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग भी ठीक है, डिस्क्लोजर भी ठीक है, अमाउंट्स में भी गलती कोई नहीं है, नोट्स द अकाउंट्स में भी गलती कोई नहीं है। फर्दर द इंपैक्ट ऑफ चेंज इज सिग्निफिकेंट, चेंज का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है। अब मुझे यह बताइए कि मिस स्टेटमेंट है कोई? अनमोडिफाइड ओपिनियन आता, ठीक है। इस सिचुएशन में ऑडिटर को करना क्या चाहिए, पहले प्रोसीजर बताइए। ये तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट हो जाएगा ना, रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर। क्या रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड करने से पहले उसे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए? अभी बताया, हाँ जी, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट, क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है,
उसे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म में क्या लिखेंगे, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दिस मैटर टू दो चार्ज गवर्नर्स। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में लिखेंगे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड शैल इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन। अब की ऑडिट मैटर में क्या चीजें लिखनी है, 3, वो यहां पे हमने पढ़ी नहीं अभी, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा, सोल्यूशन में लिखी हुई है। पढ़ ले, जहन में रह जाए अच्छी बात, जहन में ना बैठे कोई मसला नहीं, अभी हमने पढ़ना तो है स्टैंडर्ड की ऑडिट मैटर वाला। जी ए क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मेरे पूछिए, की ऑडिट मैटर है कि हम सेटिस्फाइड है, फिर भी डायरेक्टर्स को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है। और हमारा रूल है जब कभी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन होगी, चाहे मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से चाहे अदर रीजंस की वजह से, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं भाई की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं। की ऑडिट मैटर की मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी हुई है, कौन सी मिसाल दी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वही तो है। तो की ऑडिट मैटर आएगा, रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, तो जब कभी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है क्या करते हैं, डायरेक्टर को बताना। बी, एक स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर 2 चाबी गवर्नर्स को बताएंगे, तो बताइए कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे, उसने कहा नहीं सर 2 चाबी गवर्नर्स को बताएंगे। दोनों सही है, लेकिन उस स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए थोड़ी, फिर भी भाई बताया दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, डायरेक्टर कह लें 2 चाबी गवर्नर्स कह लें। बी में कोई प्रॉब्लम, बी में कह रहा है देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर। In this regard, the legal advisor has confirmed the stance of management in a meeting with you. However, he has refused to provide a written confirmation. Lawyer कह रहा है कि मैं आपको confirmation, केस चल रहा है, हमने लॉयर से पूछा क्या बनेगा, उसने कहा जो मैनेजमेंट कह रही है वही, यानी जीत जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। हमने कहा अच्छा रिटर्न कंफर्मेशन दो, उसने कंफर्मेशन तो नहीं मैं दे रहा। एक स्टूडेंट कहने लगा सर अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखेंगे कि नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर यहां पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जे याद रखें 2 एग्जांपल्स आपको बताई हैं जिनसे कंफर्मेशन आना लाजमी है, 100% केसेस में कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, बैंक और लीगल एडवाइजर। तो यहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना बल्कि कंफर्मेशन ही पे इंसिस्ट करना। ठीक है जी, तो ये हमारी स्कोप लिमिटेशन होगी। जी भैया सोल्यूशन में क्या कह रहा है, आखिरी लाइन आपने कहा, सोल्यूशन की आखिरी लाइन में क्या कह रहा है वो तो वही प्रोसीजर को सामने रखे, कह रहे प्रोसीजर भी बताने हैं ना। तो कह रहा है जब आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करने लगेंगे तो आपने डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करने हैं। इसमें हम प्रोसीजर टू बी परफॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 बातें लिख सकते हैं। एक ये कि हम क्लाइंट से इंसिस्ट करेंगे क्लाइंट को कि लॉयर से कंफर्मेशन लेटर दिलवाएं, मैनेजमेंट को कहेंगे कि फिर से रिक्वेस्ट करें लॉयर को कि हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, और अगर कंफर्मेशन लेटर फिर भी नहीं आता 2 चाबी गवर्नर्स को पहले बता देंगे अगर उसने कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ये हमारे दोनों प्रोसीजर के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि कंफर्मेशन लेटर दिलवाओ हमें, और दूसरा डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दिया, ये हमारी प्रोसीजर टू बी परफॉर्म वाली हेडिंग में आएंगे। और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या आएगा कि स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। जी क्लियर होती है बात, समझ आती है कि नहीं आती? वो देख खेल रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई चीज उसको गिरा कर रहा है, ढूंढ के दिखाओ इसको, क्या कर रहे हैं आप, टाइम जाया कर ले। जी 20 पार्ट सी में कोई प्रॉब्लम, सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सी तो सिंपल है, ठीक है। और डिस्क्लोजर नहीं दे रहे तो सिंपल मिस स्टेटमेंट है जी। अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि सर डिस्क्लोजर वाली इंफॉर्मेशन तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सर टाइम लगाएं, डिस्क्लोजर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक हो ना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक होनी चाहिए। अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए, डेडलाइन एक्सटेंड कर लें, रिपोर्ट की डेडलाइन 3-4 दिन आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आप अपने डिस्क्लोजर कंप्लीट करें। अगर फिर भी कंप्लीट नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखें 20A कौन सा केस था, की ऑडिट मैटर, बी स्कोप लिमिटेशन, सी मिस स्टेटमेंट। ठीक है, वैरायटी ऑफ सिचुएशन डिस्कस करता है। नॉर्मली ऐसे नहीं करता, नॉर्मली कि ए भी मिस स्टेटमेंट, बी भी मिस स्टेटमेंट, सी भी मिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसने आपको वैरायटी देनी होती है। लेकिन बहरहाल हो भी सकता है ऐसा कि ए और बी मिस स्टेटमेंट है, सी जो है वो एमसीओ मैटर आ गया। कभी कभी ऐसे हो भी जाता है, लेकिन एग्जामिनर की कोशिश होती है कि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट टेस्ट करें। 20 पे क्लियर। 21 कल के लिए रख लीजिए। अब आते हैं 21 के बाद 23। अच्छा 23 की रिक्वायरमेंट जी मेरे भाई, जो आप कॉर्नर वाले स्टूडेंट, 23 की रिक्वायरमेंट में एक खास बात है, वो क्या है? क्वेश्चन 23 की रिक्वायरमेंट में एक खास बात है, वो क्या है? जी मेरे, इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट बोर्ड, वो तो भाई हर क्वेश्चन में पूछता है ना, वो तो हमारे लिए आम सी बात हो गई है। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट बताओ कि एक्सपेंस में क्या इंक्रीज आएगा, एसेट्स में क्या डिक्रीज आएगा और दूसरी चीजें। इसका मतलब है जहां कहीं मिस स्टेटमेंट हुई, हमने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट बताना है कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे अगर वो ये कहता है कि हमने कुछ एसेट्स थे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि रिपेयर नेचर के थे, उनको कैपिटलाइज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई रिपेयर एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया जाए और फिक्स एसेट्स को डिक्रीज कर दिया जाए। यह है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले वाला केस जी बताइए, कोई इशू? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका ये ख्याल है कि ये नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन इस साल में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए? चले शुक्र है। सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पता है ना हमें, सब्सिक्वेंट जस्टिंग इवेंट। हाँ, इसमें कह रहा है कि जी ये चूंकि एक हमारा मेजर डेटर था, 35% से ज्यादा रेवेन्यू एक ही डेटर से आ रहा था, अब वो डेटर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तो बताइए क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा फ्यूचर में? बिल्कुल। अब अगर जल्द ही हम अल्टरनेटिव सेलर कस्टमर्स नहीं ढूंढते तो हमारा बिजनेस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट भी आ रहा है। किस वजह से? 35% ऑफ रेवेन्यू की वजह से। इसी तरह किसी क्वेश्चन में कहें कि आपकी टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक पे 35% सेल रेवेन्यू होता है, दूसरे पे भी 35%, तीसरे से 30% रेवेन्यू जनरेट होता है, और एक 35% वाली प्रोडक्ट आपकी फ्लॉप हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, बताइए सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा कि नहीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे? गोइंग कंसर्न का अगर जल्दी हमने नई प्रोडक्ट ना उसकी रिप्लेसमेंट आइटम ना डेवलप कर ली तो हमारे लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो इस तो जहां कहीं वो कहे मेजर डेटर बैंकरप्ट हो गया, जहां कहीं वो कहे कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, जहां कहीं वो कहे मेजर फिक्स ऐसा डिस्ट्रॉय हो गए कि आपको इनडायरेक्टली, ठीक है, इंडिकेशन मिल रही है कि गोइंग कंसर्न का इशू आ रहा है, तो हम क्वेश्चन में उसको भी डिस्कस कर देंगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के। तो यहां पे हमें डिस्कस कर देना चाहिए। एक तो ये बता देंगे ना एडजस्टिंग इवेंट वाली बात। सेकंड में कोई प्रॉब्लम? भाई सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं सेकंड में? फिर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? किस में? फर्स्ट में? सेकंड में? मटेरियल इफेक्ट डिस्कस किया गया है। सेकंड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखें
पहली चीज बताइए, लिटिगेशन है, अमाउंट प्रोबेबल है या नहीं, सॉरी मेजरेबल है या नहीं? बताइए, सेकंड केस में अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं? ओ भाई कुछ तो बोले, जिंदा लाशें बन जाते हैं आप। तो क्या अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं है? कैसे, क्यों 10 मिलियन कह तो रहा है, 0 to 10 मिलियन, तो मैं एवरेज 5 मिलियन ना ले लूं? नहीं 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 नहीं, ये अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये अमाउंट। अच्छा, अगर मेजरेबल नहीं है तो क्या करना? डिस्क्लोज करना, ठीक है इसको। और चूंकि डिस्क्लोज अगर कर दी, उसने बताया हुआ है फाइनेंस, हाँ, डू नॉट कंटेन, तो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज दिस लिटिगेशन। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है? इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव मटेरियल, ठीक है। अच्छा, जीरो भी तो है, जीरो नहीं हो सकता। याद रखें, जब हमने डिसाइड करना है ना मटेरियल के परवेसिव, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो उसने रेंज दी होगी, क्योंकि इन वर्स्ट केस 10 मिलियन का इफेक्ट ही आ सकता है ना। तो 10 मिलियन को कंपेयर कीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ 30.1, तो वो 5% से तो ज्यादा है, 50% से कम है, इसीलिए उसे मटेरियल कंसीडर करेंगे। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 5.89 मिलियन में भी, ठीक है, उसे मटेरियलिटी के साथ कंपेयर किया था जी। अच्छा, अगर तो क्लाइंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। अगर डिस्क्लोज कर दिया है, फिर क्या इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे? एमसी मैटर पैराग्राफ आना चाहिए कि नहीं? लिटिगेशन है ना, लिटिगेशन में आपको पता है ना, हम एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं जी। नहीं, लिटिगेशन का क्या डिसीजन हो गया है? नहीं, स्टार्ट जब मर्जी हो लिटिगेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, ये तो फैसला तब करेंगे जब डिसीजन आएगा। डिसीजन तो अभी के आया ही नहीं केस का। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता ये रेंट के बाद डिसीजन आ गया केस का 7 मिलियन पेनल्टी पे करनी है, तो फिर हम कहते हैं अब ये मेजरेबल है, क्योंकि डिसीजन आ गया है। ये रेंट पे, ये पहले डिसीजन से पहले नॉट मेजरेबल था, लेकिन अगर ये रेंट के बाद डिसीजन आ गया, वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, मेजरेबल है, फिर हम 7 मिलियन की प्रोविजन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि डिसीजन नहीं आया, इसीलिए सब्सिक्वेंट इवेंट वाला क्वेश्चन कंसेप्ट यहां पे राइज नहीं होता। जी, मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो फिर एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, तो यहां पे तो अमाउंट 0 से 10 मिलियन है, तो कैसे पता चला ये एक्सेप्शनल है और हमने एमसी मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है? हाँ, क्वेश्चन में जितनी भी लिटिगेशन आती है हमें सारी की सारी एक्सेप्शनल होती है जी। वो हम पॉसिबिलिटीज के साथ बता रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, 2 पॉसिबिलिटीज में लेके चला हूं मैं। अगर इसको डिस्क्लोज कर दिया तो क्या करना है, और अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या करना है। असूली तौर पे आपको दोनों बातें बतानी चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है, तो फिर सिर्फ वही बता दे, मिस स्टेटमेंट भी बता दे। दूसरा कंसेप्ट तो मैंने आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया ना, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है कि 1 पर, थर्ड में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आप सुन लीजिए, थर्ड में जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो कहेगा 1.1 मिलियन इमटेरियल है, नो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, फेल। पास होना स्टूडेंट क्या कहेगा, वो कहेगा 1.1 मिलियन जो है इमटेरियल है, आगे कैलकुलेशन शो करवाएगा, मटेरियलिटी की कैलकुलेशन शो करवाएगा, और फिर एंड में लिख देगा आई शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। नहीं, आंसर देने का भी तरीका होता। और जो पोजीशन होल्डर है वो क्या करेगा, वो उसमें क्या, वो कहेगा इमटेरियल है इफेक्ट, आगे लिखेगा
amount by 1.1 million is immaterial. Auditor shall express unmodified opinion provided it is immaterial on aggregate basis as well as on qualitative basis. अब बताइए, मुझे खुद बताइए, क्या हर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा इमटेरियल ही होगी कि कभी कोई इमटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है? इमटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकती है। कब? व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन में बातें लिखी है ना, ठीक है? ये आपके लेवल पे तो नहीं। आप अगर ये बात, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान हो गए भाई, आप ये बात नहीं भी लिखते ना, कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन C5 लेवल पे जब वो ये कंसेप्ट पूछता है ना मटेरियल का, तो वो स्टूडेंट से रिक्वायर करता है, भाई इसका ये भी बताओ एग्रीगेट बेसिस पे भी मटेरियल है, क्वालिटेटिव भी मटेरियल है, फिर जाके रिपोर्ट पे ओपिनियन दो। डायरेक्ट ओपिनियन ना दे दो, नंबर काट लेता वो। लेकिन यहाँ पे हाथ होला रखता है वो। यहाँ पे आप अगर इतना बता दे सिर्फ इमटेरियल है, एग्रीगेट वाली बात करना भूल जाए, क्वालिटेटिव वाली बात करना भूल जाए, तो भी कोई इशू नहीं है। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आएगा? हाँ जी, ये क्या है? इसको रिकॉर्ड करे, कॉस्ट कैपिटलाइज किया ना, फिक्स एसेट से निकाले, रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज करे, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी डाल दे। आप तो पूरी रेक्टिफाइंग एंट्री बना दी आपने, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही है कि बताओ रिपोर्ट पे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एडजस्टिंग एंट्री बताओ। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हम ऑडिट में स्टेटमेंट फॉर्म में बताते होते हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, एंट्री नहीं पास करनी, डेबिट क्रेडिट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 में कोई प्रॉब्लम? ये तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन होगा, जिसपे अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना था या की ऑर्डर मैटर? ए भैया इससे पूछ, 24 में अदर मैटर पैराग्राफ आना या की ऑर्डर मैटर? बैठा जाओ, मुर्गा फंसेगा अभी। जी मेरे भाई, अब ये पढ़ना शुरू हुआ यार, खुदा का। ढूंढने से पहले उससे चैप्टर नंबर तो पूछ लो, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर, मेहरबानी आपको चैप्टर का पता है। अब सारे पढ़ना है, ये देखिए भी पढ़, इससे पूछ। जी मेरे भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 में अदर मैटर या की ऑर्डर मैटर? एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा, बिल्कुल ठीक। 25, अच्छा ये भी आई कैप का। आज तकरीबन सारे क्वेश्चन आई कैप के क्वेश्चन बैंक के ही हैं, सिवाय एक क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15 के। चलें, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ दूं कि देखो उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है कि कुछ और भी पूछा है 25 में, ये भाई मुझे बताएंगे। ये उसने 25 की रिक्वायरमेंट में सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है कि कुछ और भी पूछा है? कुछ नहीं पूछा। और आपने नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा मेरे भाई ने? चल गए बात में। डिस्कस द मैटर्स दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को अंडरलाइन करें। To you as an auditor in respect of each of the above issue, also explain their implication on the audit report. जहन में रखिएगा ये जो कह रहा है ना मैटर ऑफ द सिग्निफिकेंस, अगर आपने चैप्टर 4 के अपेंडिक्स में अप्रोच पढ़ी हो तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर कभी आपसे पूछे ना सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी अप्रोच में स्टेप 1 और स्टेप 2 सिग्निफिकेंट मैटर टू बी डिस्कस्ड ही है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी सॉल्व करने की जो अप्रोच है उसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या चीज है? सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। और ये भाई ये अभी मुझे बताएंगे और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि मेरे भाई हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट वाली केस स्टडी में अप्रोच थी उसमें स्टेप 1 या स्टेप 2 क्या होता था? जी मेरे भाई, नहीं आपसे पीछे कॉर्नर में जो बैठे हैं जी, थोड़ा सा ऊंची। स्टेप 1 में क्या होता था? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन देख, नहीं क्वेश्चन में से पूछा ही नहीं है। इफेक्ट चेक करना होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं?
इफेक्ट देखते हैं। अब भाई स्टेप नंबर 1 में देखते हैं मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कोई और मॉडिफिकेशन है। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर स्टेप 2 में देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है, क्या परवेसिव है। जिससे भी सवाल पूछ लो ना कोई अपनी मजबूरी बताएगा, आगे सवाल का जवाब कभी नहीं बताएगा। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें हैं। स्टेप नंबर 1 में बताना है सिचुएशन कौन सी है, स्टेप 2 में मटेरियलिटी, स्टेप 3 में ओपिनियन बता दे, खत्म कहानी। पहला जी 1 में कोई इशू, वो कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। भाई कितने स्टूडेंट को पता चल गया ये इंपेयरमेंट लॉस है? किसी को नहीं पता चला। आपने पढ़ा नहीं इंपेयरमेंट, आई 36 नहीं पढ़ा हुआ इंपेयरमेंट लॉस वाला। चले इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है सुन लें। अगर तो हमने गाड़ी ली, गाड़ी चलेगी 10 साल, वो गाड़ी हर साल हम इस्तेमाल करते हैं, हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, ये कहलाती है डेप्रिसिएशन। और अगर तीसरे साल स्पीड में जा रहे थे और दरख्त था सड़क के किनारे, उधर ठुक गई, अब भी वैल्यू कम हो गई, ये क्या है? इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करने चाहिए। अगर आप बीए करें तो हर साल आपकी जिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा खर्च होगा, ये है डेप्रिसिएशन। सीए करें तो 2 साल के अंदर सारी जिंदगी फारेगा आप, ये क्या है? इंपेयरमेंट। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कह रहा है अब मशीनरी को अगर आग लग जाए, बताइए आग लग गई, डेप्रिसिएशन है कि इंपेयरमेंट? भाई रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कैफ का कंसेप्ट सुने, कैफ लेवल का, इंपेयरमेंट लॉस हो गया, रिकॉर्ड करना चाहिए। सीफैप का कंसेप्ट सुन लें, इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करो, किस वजह से लॉस हुआ उसको डिस्क्लोज भी करो, दोनों बार। ये तो इन्वेंट्री में भी पढ़ा था आपने कि अगर इन्वेंट्री जो है उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है, उसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करो। और डिस्क्लोजर में क्या कहा था? और डिस्क्लोजर में कहा था जिस रीजन की वजह से, डिस्क्लोजर नहीं याद किया था, चले कोई बात नहीं। यहां देखिए, अब बताइए क्वेश्चन में कहीं कह रहा है कि रिकॉर्ड कर ली इंपेयरमेंट के नहीं की? भाई क्वेश्चन में कहीं कह रहा है तो इसका मतलब है हम दोनों ऑप्शन डिस्कस कर रहेंगे। अगर तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, और अगर नहीं की मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने कहा 30% उसकी प्रॉफिट, उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो 30% ऑफ कॉस्ट है, उससे कंपेयर कर लें। भाई कुछ समझ आई कि नहीं आई? कोई समझ नहीं आई आपको? यस सर कर रहे हैं बस। सेकंड इंशाल्लाह आज ही हाँ। ड्यूरिंग द ईयर ए पिटीशन हैज बीन फाइल्ड 20 मिलियन। बताइए सेकंड में कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब तो कुछ भी नहीं होगी ना, अब तो सारा कुछ सीख जाने का टाइम जो है। भाई जब तक ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस नहीं होगा कोई छुट्टी नहीं होनी, तो इसीलिए चुप करके क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मुझे बताइए किसमें अमाउंट केस पेंडिंग है कि ये रेंट के बाद उसका फैसला हो गया? पेंडिंग है, लिटिगेशन चल रही है। दूसरा मुझे बताइए अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं? अमाउंट मेजरेबल कैसे पता चला नहीं है? हाँ 0 to 50%। तो क्या करना चाहिए? क्या उसने कहा है प्रोविजन रिकॉर्ड किया कि नहीं? प्रोविजन तो करने भी नहीं थी, डिस्क्लोजर आना चाहिए। सबसे अहम बात क्वेश्चन में, क्या उसने ये बताया है कि डिस्क्लोजर इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं बताया, तो हमें दोनों सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। बहुत अहम कंसेप्ट। अगर इसका जवाब सही दे दिया इसका मतलब है आपने सीख लिया इस क्वेश्चन में जो कुछ सिखाने वाली चीज थी। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या है? अमाउंट। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए मटीरियलिटी से किसको कंपेयर करना है? 50% को। शाबाश, तो मटीरियल आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर डिस्क्लोज कर दिया है, शाबाश, यही सुनना था, एम्फेसिस ऑफ मैटर। शाबाश, बिल्कुल एम्फेसिस ऑफ मैटर। तीसरी कोई क्यों मोबाइल नहीं है? तीसरी सिचुएशन। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपको
चेंज इन एस्टीमेट और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का फर्क पता है? अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है? कितने स्टूडेंट ने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है? काउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात कितने स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हुई? और कितने स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है? और बाकी स्टूडेंट कहाँ खलाई मखलूक बैठी है? 3-4 ने पढ़ा है, 4-5 ने नहीं पढ़ा है, और बाकी चलिए 25 का पार्ट 3 जो है इसको कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ये बाकी 3 क्वेश्चन के साथ। कल के लेक्चर में हमारे शुरू के 15 से 20 मिनट होंगे इन पास्ट पेपर की डिस्कशन, और उसके बाद चैप्टर 4 हमेशा के लिए खत्म। इसके बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाना, ठीक है, इसमें चैप्टर 4 में से। और आपको याद करवा दूं कि आपका कल टेस्ट है चैप्टर 4 में से सारा है।